युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा कल, आज और कल इस विषय पर मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया है। दोस्तों, कोई भी देश या कोई भी समाज युद्ध साहित्य से महासत्ता नहीं होता, बल्कि 21वीं सदी में जो सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज या नॉलेज इकोनॉमी या नॉलेज कैपिटल, इसका ये शतक है। और इसलिए ज्ञान जो है यही सबसे बड़ी शक्ति है, यही सबसे बड़ा पावर है। और इसलिए ज्ञान के निर्मिति में और उसके प्रचार में कार्यक्षम सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था का निर्माण होना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए इस दिशा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है वो उच्च शिक्षा के दिशा में किस तरह से ऐतिहासिक कार्य रहा, इस विषय पर मैं मेरे विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको ज्ञात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का 14 तालाब का सत्याग्रह किया, उसके बाद काड़ाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। लेकिन ये दोनों सत्याग्रह के अंदर उस वक्त के जो भी मनुवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया। तब बाबा साहब को ये एहसास हुआ कि जिस व्यवस्था ने या जिन मनुवादियों ने हमें गुलाम बनाया, उसके मर्जी पे जीकर अभी कुछ मतलब नहीं है। तो फिर हमें अपने बलबूते पर, अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए उनका बहुत ऐतिहासिक वाक्य है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो उसके खिलाफ में बगावत करेगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसान कराना तभी होगा जब वो शिक्षा प्राप्त करेगा, जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। और इसलिए आवश्यक ये है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। और इसलिए बाबा साहब ने अपने ज़िंदगी की जो शुरुआत है, खुद तो बहुत पढ़े, लेकिन पढ़ने के बाद जब तक मेरा समाज सुशिक्षित नहीं होगा, जब तक यहाँ का ये जो सारा दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये जो तबका है जो 3000 सालों से शिक्षा से वंचित रहा, इस शिक्षित नहीं होगा तो इस देश में कोई आमूलाग्र परिवर्तन नहीं होगा। और हम जिस समतामूलक समाज की बात करते वो प्रस्तापित नहीं होगी, ये बाबा साहब ने सोचा था। और इसलिए उन्होंने शिक्षा को जो है वो एक जन आंदोलन का रूप दिया, उसको एक मास मूवमेंट का रूप दिया। और इसलिए जब उन्होंने अपना पहला संगठन जो 9 मार्च 1924 को निकाला, जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है उसका जो ब्रीद वाक्य है, वो ब्रीद वाक्य ये था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यानी अपने संगठन का ब्रीद वाक्य उन्होंने ये रख दिया कि आपकी पहली प्रायोरिटी जो है या आपका पहला प्राधान्य जो होगा वो पढ़ने का है। इसलिए हमारे तमाम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इसलिए उच्च शिक्षा की तरफ से बाबा साहब ने ये अपने संगठन का एक उद्देश्य बना दिया। और हम देखते कि उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। पीपल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से बम्बई में सिद्धार्थ कला और विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की।
उसके बाद में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। और ये तमाम पीछे तमाम मिशन के पीछे बाबा साहब का यही उद्देश्य था कि समाज को हम किस तरह से शिक्षित कर पाएंगे। तो 2-3-4-5 मुद्दों की बात मैं मेरे विषय पर रखूँगा कि बाबा साहब ने उच्च शिक्षा को किस तरह से महत्व दिया। सबसे पहले मुंबई विधानमंडल में जब शिक्षण अनुदान का विधेयक जब आया, जो मुंबई विधानमंडल में बाबा साहब अम्बेडकर विधानमंडल के सदस्य थे, तो उनका उच्च शिक्षा के ऊपर वहाँ के विधेयक में जो 1927 से लेके 1930 तक ये कार्यकाल में उनके जो भी मुंबई विधानमंडल में उनके जो भाषण हुए वो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर, हायर एजुकेशन पर, वो बहुत ऐतिहासिक स्वरूप के भाषण हैं जिन्होंने शिक्षा की व्यवस्था में एक आमूलाग्र परिवर्तन की बात बाबा साहब ने 12 मार्च 1927 को बाबा साहब ने जो उच्च शिक्षा के सुधारणा के बारे में जो भी रिकमेंडेशन रखा, वो रिकमेंडेशन बहुत ऐतिहासिक है। उसमें जो बाबा साहब ने रिकमेंडेशन में जो कहा है कि शिक्षा के बारे में सरकार की जो अनास्था और अनास्था है, ये हमारे प्रगति के ऊपर काला दाग है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के वाढीव संख्या के आधार पर उसके खर्चा की प्रोविज़न बजट में होना चाहिए। देखो, ये बात आज हम लोग देखते हैं कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बजट प्रोविज़न करनी है वो करती नहीं। और इसलिए आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन का प्रमाण जो है, गवर्नमेंट सेक्टर ने कुछ नई कॉलेजेस शुरू करना, नए स्कूलें शुरू करना, इसके ऊपर उनका ध्यान कब है, क्योंकि वहाँ पर बजटेड प्रोविज़न बहुत कम है। तो बाबा साहब ने 1927 में जो कोई बात कही थी कि विद्यार्थियों का प्रमाण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शिक्षा के ऊपर हमारे बजट की जो प्रोविजंस है ये बढ़नी चाहिए। ये बात जो 27 में कही थी वो आज भी 2020 में भी आज भी इस बात लागू होती है कि यानी कितनी दूरदृष्टि की बात बाबा साहब ने कही थी, ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात बाबा साहब ने ये कही थी कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो कंपलसरी करना चाहिए, वो सख्ती की करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी नहीं करेंगे तब तक वो आगे का एजुकेशन जो लड़का है, जो माध्यमिक एजुकेशन है या उच्च शिक्षा का एजुकेशन है, वो नहीं कर पाएगा और शिक्षा की तरफ नई पीढ़ी जब भी जाएंगी जब वो प्राथमिक एजुकेशन लेगी। तीसरा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षण शुल्क जो है, ट्यूशन फीस जिसे हम लोग कहते हैं, वो कम होना चाहिए। उच्च शिक्षण में उच्च माध्यमिक शिक्षण में 31% जो है वो शुल्क से, शिक्षण शुल्क से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षण शुल्क जो है कम से कम कैसा होगा, ऐसा धोरण गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। ये बात बाबा साहब 1927 में कहते हैं। आज जो सारे प्राइवेट जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनका जो हम लोग जो उनका ट्यूशन फी देखते हैं या शिक्षण शुल्क को देखते हैं, तो आज गरीब लड़के वो पढ़ नहीं सकते। लेकिन ये बात जो है बाबा साहब 1927 में कहते हैं कि तुम्हारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए, खर्चा इतना कम होना चाहिए कि लोग वो पढ़ सके और इस तरह ऐसा शासन का धोरण होना चाहिए। शैक्षणिक असमानता जो है वो दूर होना चाहिए। शैक्षणिक एक शिक्षण व्यवस्था का मॉनिटरिंग करने के लिए एक शिक्षक निरीक्षक जो है या पर्यवेक्षण की एक नियुक्ति या करनी चाहिए। और शिष्यवृत्ति तो आप बच्चों को देते ही हो, उसके साथ साथ में उनके रहने के हॉस्टल की भी व्यवस्था जो है वो हम लोगों ने करनी चाहिए। ये बात बाबा साहब ने शिक्षण अनुदान विधेयक में 12 मार्च 1917 में कही थी, जो आज भी 1920 में जैसे के वैसे ये बात लागू होती है। दूसरा जो बाबा साहब का जो उच्च शिक्षा के बारे में बाबा साहब के जो विचार थे कि विद्यापीठ सुधार समिति जो 15/8/1924 में जब आई थी,
तब बाबा साहब ने शिक्षण व्यवस्था के सुधार में आमूलाग्र बदल करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी साक्ष्य दी। वो साक्ष्य में बाबा साहब ने जो बातें रखी वो भी उच्च शिक्षा में एक नई दिशा देने वाली वो बातें थी। उन्होंने क्या कहा कि विद्यापीठ के निर्णय प्रक्रिया में और यूनिवर्सिटी के धोरण निर्धारण प्रक्रिया में इस देश के मागास वर्गीय को, बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज भी हम लोग देखते हैं कि उच्च शिक्षा क्षेत्र, चाहे विद्यापीठ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, चाहे AICTE हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, कहाँ बैकवर्ड क्लास के लोगों को प्रतिनिधित्व है। यानी उच्च शिक्षा के जो पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस है, पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में लोगों को स्थान नहीं है। आज ये चित्र है, लेकिन ये चित्र 1924 में बाबा साहब उस वक़्त सुधार समिति को कहते हैं कि इन लोगों को, जिन लोगों को हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं, उन लोगों को आप लोगों ने धोरण निर्धारण करने के प्रक्रिया में उनको रखना चाहिए। विद्यापीठ जो है एक केवल एग्जामिनेशन लेने वाली यंत्रणा नहीं है, बल्कि वो शैक्षणिक कार्य, एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली व्यवस्था है। ये बाबा साहब ने वो बात कही थी। आज हम लोग सारा देखते हैं कि एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी सारा ध्यान एग्जामिनेशन लेने में, परीक्षा लेने में, उनका निकाल लगाने में, रिवैल्यूएशन करने में लगाती है, तो सारी ताकत विद्यापीठ की जो है उसी में खर्च हो जाती है। तो बाबा साहब ने उस वक़्त भी कहा था कि परीक्षा की तरफ ध्यान कम दो और उच्च शिक्षा को प्रोवाइड करने की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो ये जो बात उस वक़्त बाबा साहब ने जो कही थी, और उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के व्यक्तिमत्व का विकास करना, उनके मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास करना, यही विद्यापीठ के शिक्षा का ध्येय है। केवल उन्हें पदवी देना या उन्हें ग्रेजुएट बनाना, ये पोस्ट ग्रेजुएट बनाना, यही उच्च शिक्षा का ध्येय नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तिमत्व का विकास करना और मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास करना, यह जो है यही विद्यापीठ और उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। ये बात बाबा साहब ने उस वक्त कही थी। और तीसरी महत्व का जो कंट्रीब्यूशन बाबा साहब का जो उच्च शिक्षा के बारे में जो है वो, कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उच्च शिक्षा के लिए एक प्रकार का जन आंदोलन तो खड़ा किया, और जब मुझे मौका मिला तो उन्होंने विधानमंडल में भी अपनी बात को रखा, विधायक भी रखा। लेकिन जब इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, तब उन्हें लगा कि अभी उच्च शिक्षा के बारे में मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रोविजन करना चाहिए जिससे इस देश का सर्वहारा वर्ग जो है, वो जो शिक्षा से वंचित रहा है, उन्हें हम लोग न्याय दे पाएंगे। और फिर कलम 14 में उन्होंने समानता की जो बात की, तो समानता का जो प्रिंसिपल उन्होंने 14 में रखा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जिस व्यवस्था में 3000 साल पहले हमें देखते हैं कि शिक्षा लेने के क्षेत्र में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे शिक्षा लेने वालों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बात जो है कलम 14 में उन्होंने अंतर्भूत की। और फिर वो जो कलम 15 में उन्होंने कहा कि धर्म, वंश, जात, लिंग और ये किसी भी जो आधार पर जो सार्वजनिक स्थल है, वो चाहे कॉलेज हो, शिक्षा के केंद्र हो, स्कूल हो, ये सभी में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल में हमें बंदी थी जाने के लिए, कॉलेजेस में बंदी थी, तो सारी बंदी जो है वो सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं वहाँ उन्होंने एंट्री, सभी लोगों को प्रवेश, उसकी प्रोविज़न कलम 15 में उन्होंने कर दी। कलम 15(4) जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कलम कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अंतर्भूत किया कि अनुसूचित जाति जमाती और सामाजिक शैक्षणिक अंगों से जो मागास वर्गीय वर्ग है, उनके उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविज़न गवर्नमेंट ने करना चाहिए। जैसे स्कॉलरशिप हो, फ्रीशिप हो, ये देने के जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को रहने चाहिए। ये प्रोविज़न जो है
आज वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया। आज हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप की योजना है, फ्रीशिप की योजना है, जो विशेष सहूलत जो दी जाती है, सामाजिक न्याय विभाग जो स्थापन हुआ, उनसे जो कोई परदेशी शिष्यवृत्ति मिलती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो 15(4) में जो प्रोविज़न की थी, उस प्रोविज़न की वजह से आज स्टेट गवर्नमेंट को संवैधानिक रूप से इस तरह से बंधनकारक है कि आज उनको वो सारे अनुसूचित जाति, जमाती और जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग जो है, उनके लिए सारी प्रोविज़न उनको करना पड़ता। 17 में उन्होंने अनटचेबिलिटी को बंदी कर दिया। 19 में उन्होंने बहुत बड़ा जो विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य लोगों को बहाल किया। जहाँ इस देश के दलित, पीड़ित, पददलित, आदिवासी, इन लोगों को जो बोलने का अधिकार नहीं था, अपने विचार रखने का अधिकार नहीं था, अपने विचारों को, कल्पनाओं को जो एक्सप्रेस करने का जो अधिकार नहीं था, अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार जो है कलम 19 में उन्होंने दिया। और कलम 21 में उन्होंने उम्र के 6 से 14 के वर्षों के बच्चों जो है उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण जो है वो देने का अधिकार जो है वो राज्य को रहेगा, ये बात उन्होंने कही। और फिर कलम 29 में भी जो पब्लिक फंड है या गवर्नमेंट का फंड है, उससे जो है स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्था और ये जो संस्थाएं जो गवर्नमेंट ओपन करेगी, उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को एडमिशन लेने का हक रहेगा। ये बात उन्होंने वहाँ पर रखा। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कलम 46 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राज्य जो है वो दुर्बल वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जाति, जमाती, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के वृद्धि के लिए सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करना ये राज्य शासन की जिम्मेवारी होगी। ये बात भी बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में सारी प्रोविज़न की है, लेकिन ये प्रोविज़न करने के बाद 1950 से लेकर आज 2020 तक जो उच्च शिक्षा में जो भी प्रगति है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मागास वर्ग के लोगों ने यहाँ पर की है, उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन जो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज़ है, उन्होंने जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें प्रोविज़न भी की थी कि जो भी प्रोफेशनल कॉलेज होंगे प्राइवेट ट्रस्ट के होंगे, तो उन्होंने वहाँ पर भी आरक्षण रहेगा, वहाँ पर ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लड़कों को आरक्षण रहेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो भी निर्णय दिए और बाबा साहब ने जो घटना में जो प्रोविज़न किया और उनके निर्णय, इन्होंने मुझे ये बताने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है कि इसमें बहुत बड़े प्रकार की विसंगति आज वो निर्णयों में दिखती है। और हम देखते हैं कि उन्नी कृष्णन जेपी विरुद्ध आंध्र प्रदेश, टीएम पई विरुद्ध कर्नाटक, इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, इस प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो निर्णय खाजगी बिना अनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयों में आरक्षण धोरण ये घटना बाह्य है, इस तरह से निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। और इस संस्था में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो मूलभूत अधिकार जो रहेगा प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी संस्थाओं में, वो उनका अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया। और इसलिए शासन ने जिन संस्थाओं को ज़मीन दी, सुविधाएं दी, और इतना ही नहीं तो उनकी सारी इमारतों को खड़ा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बैंकों से लोन दिया, तो सरकार के मदद से आज वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज है, वो सारे खड़े हुए। इसके बावजूद भी केवल वो प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट ट्रस्ट चलाती है, तो इसके लिए वो उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्था है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग किसी को भी रिजर्वेशन नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फेवर में निर्णय लिया। और आज हम लोग क्या देखते हैं कि आज सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण है, और जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग, मेडिकल
और प्रोफेशनल कॉलेज है वहाँ पर आज भी आरक्षण नहीं है। इसलिए जो बड़े पैमाने में जो तबका है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट तो नए खोल नहीं रही, उतने ही कॉलेज हैं, उतनी ही उनकी इनटेक कैपेसिटी है, लेकिन नए कॉलेज जो खुल रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में खुल रहे हैं। बच्चों की संख्या बढ़ रही है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये जो वृद्धि हो रही संख्या में, वो बड़े संख्या में जो लड़के लोग आ रहे हैं वो पढ़ेंगे कहाँ से, वो प्रोफेशनल एजुकेशन कहाँ से लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। वो कहते हैं आप पढ़ो, लेकिन हमने जो फ़ी प्रिस्क्राइब की है, फिर मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए आज हम देखते हैं कि 15 से 25 लाख करीबन एडमिशन फ़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 लाख के करीबन, 1 लाख से 5 लाख के करीबन एडमिशन फ़ी है। एक इंजीनियर बनाने के लिए आज तुमको 25 लाख के करीबन पैसा होता है। बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे तो 50 लाख खर्चा आता है। एक डॉक्टर बनाने के लिए आज तुम्हारे पास में 50 लाख खर्चा होता है। तो ये जो सारा पैसा जो है, इस देश का जो अनुसूचित जाति, जमाती और बैकवर्ड क्लास का जो गरीब आदमी है, वो कहाँ से लाएगा? यानी लड़कों के पास मेरिट है, गुणवत्ता है, टैलेंट है, लेकिन पैसा नहीं है। इसलिए प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज में ये बच्चे पढ़ नहीं सकते। इस तरह से ये बहुत बड़ी एक नई शिक्षण व्यवस्था में एक प्रकार की नई असमानता है, नया डिस्क्रिमिनेशन जो है, नए दो वर्गों की निर्मित सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से यहाँ पर हुई है। और मुझे लगता है कि ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं आपको एक उदाहरण उसके इसमें देना चाहूँगा, जो बात उससे आपको समझ में आएंगे। आप महाराष्ट्र राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। तो ये महाराष्ट्र राज्य में ये टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो सिर्फ 16 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जो नॉन ग्रांटेड जो प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, वो कितने हैं? वो 131 कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी है 4243, और 4243 में जो SC ST का रिजर्वेशन हम लोग को पकड़े तो वो रिजर्वेशन जाता 1225, यानी 1225 लड़के सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, बैकवर्ड क्लास। लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 131 कॉलेज है, वहाँ 40,797 इनटेक कैपेसिटी है। वहाँ अगर रिजर्वेशन होता तो कम से कम 10,400 लड़के वहाँ पर एडमिशन ले पाते। तो जिनको एजुकेशन नहीं मिला उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, वैसे उनका धोरण होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया तो उसमें डिसीजन के आधार पे हम लोग कैसा कोई एक्ट बना सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहिए कि चाहे जिनको एक्सेस नहीं मिला उन्हें एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये नहीं हुआ। इससे ये हो रहा है कि जिन्हें उच्च शिक्षा देने की ज़रूरत है उसे हम नहीं दे पा रहे, और आज इस प्रकार का ये बहुत बड़ा एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बड़ी असमानता जो है ये निर्माण हुई। और एक दो वर्ग जो है, एक श्रीमंत विद्यार्थियों का वर्ग और दूसरा एक गरीब विद्यार्थियों का वर्ग। गरीब विद्यार्थियों का वर्ग जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, श्रीमंत विद्यार्थियों का वर्ग जो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा। और इस तरह से ये बहुत बड़ी दूरी निर्माण हुई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा का मतलब ही है कि असमानता दूर करना, शिक्षा का मतलब ही है कि भेदभाव दूर करना। भारतीय राज्य घटना का संविधान ही ये कहता है कि भेदभाव दूर करो, डिस्क्रिमिनेशन दूर करो, असमानता दूर करो। लेकिन हमारे शिक्षा के धोरण ही ऐसे है कि हम लोग असमानता के, हमारा धोरण ही असमानता की निर्मित करता है, हमारा धोरण ही भेदभाव की निर्मित करता है। और इसलिए हम लोगों ने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा की ओर उसके धोरण तय करने वाले जो लोग हैं, वो धोरण तय करने वाले की प्रक्रिया में हम लोग यहाँ पर कैसे शामिल हो गए। और हम लोग देखते हैं कि आज वो JEE एडवांस है, नीट है, क्लैट है, ये सारे एग्जामिनेशन में जो लड़के ट्यूशन लगाते हैं एग्जामिनेशन पास होने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए साल के भरने पड़ते। तो आप बताइए कि लड़के इस स्पर्धात्मक परीक्षा में कैसे पास होंगे, कैसे पैसे भर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, स्पर्धा में नहीं उतर पाएंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार का धोरण हो या एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे वंचित रखा जाएगा, इसका ही एक प्रकार का धोरण इस देश में तय होता है। और इसलिए मैं बड़े हिम्मत के साथ ये कहना चाहूँगा कि द्रोणाचार्य ने एक ही एकलव्य का अंगूठा काटा था, लेकिन जो संविधान ने हमें कलम और अधिकार दिए हैं, वो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे वो छीन लिया है। और इसलिए एक बहुत अच्छा शायर ये कहता है कि आंधियाँ गम की आएंगी तो सवर जाऊंगा, मैं दरिया हूँ समंदर में समा जाऊंगा, अरे मुझे सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं मर जाऊँगा। यानी इसीलिए तुम्हारे हाथ से जो है वो कलम छीनने का, तुम्हारे हाथ से जो है तुम्हारी लेखनी छीनने का, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जो है वो आज बड़े पैमाने पे देश में चल रहा है। और इस दृष्टि से हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1942 में एक गवर्नर जनरल को जो मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में विद्यापीठ या तत्सम विज्ञान या तंत्र शिक्षण संस्था में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी विज्ञान एवं तंत्र शाखा या उच्च शिक्षा लेते नहीं हैं, तो उस शिक्षण के लिए उन्हें शिष्यवृत्ति के रूप में 2 लाख रुपए देना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति देना चाहिए, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो गवर्नर जनरल को जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था 1942 में उन्होंने कहा। आज जो परदेशी शिक्षा की जो बात हो रही क्रीमी की, आप देखिए लंदन, राष्ट्रकुल राष्ट्र, यूरोप और अमेरिका, इसमें जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी विज्ञान और तंत्रज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें भेजना चाहिए और गवर्नमेंट ने उसे 1 लाख रुपए अनुदान देना चाहिए। ये बात भी बाबा साहब ने उस वक्त गवर्नर जनरल को दिए हुए मेमोरेंडम में की थी। तो जो आज इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है, वो बात बाबा साहब ने उस वक्त ही वहाँ पर कह दी थी। ये बात आपने ध्यान में रखना चाहिए। और आज हम लोग क्या देखते हैं कि आज जो नई शिक्षा का जो धोरण है, एक तरफ में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने हमारे हाथ से छीन लिया है। नई जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ी हो रही है, वहाँ पर अनुसूचित जाति जमाती के लड़कों को आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में जो बन रही है, जो नई शिक्षा नीति जो आ रही है, वो नई शिक्षा नीति में उन्होंने कहा है कि विश्व के 200 विद्यापीठ जो है वो भारत में लाने की बात वो नई शिक्षा नीति में कही है। और दूसरी बात कही है कि शिक्षण संस्थाएं जो है वो इन्वेस्टर, उद्योगपति और कारपोरेटर सेक्टर के हाथ में देनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि विश्व के 200 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर हमारे देश में लाने की अगर बात होगी, तो वो 200 यूनिवर्सिटी में जो फ़ी प्रिस्क्राइब होगी, क्या वो फ़ी देने की जो इकोनॉमिकल ताकत जो है, जो आर्थिक तैयारी जो है, क्या हमारे अनुसूचित जाति जमाती के लड़कों के पास है? क्या बैकवर्ड क्लास के लड़कों के पास है? ओबीसी के पास है? माइनॉरिटी के पास है? फिर 200 यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन? और जिस इन्वेस्टर और उद्योगपति और कारपोरेटर सेक्टर में कि हाथ में हम लोग शिक्षण संस्थाएं देने की बात हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, फिर वही सेक्टर के हाथ में आप दोगे, वो जो फ़ी प्रिस्क्राइब करेंगे, वो प्रिस्क्राइब फ़ी जो लोग भर सकेंगे वही लोग एडमिशन लेंगे। यानी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आज हमारे सामने जो रखी हुई है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी भी इस शिक्षा के क्षेत्र का जो भेदभाव है उसे कम करने की जगह पर वो भेदभाव को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, इसी दिशा के ओर वो जा रही है। और इसलिए जो गरीब जो लड़के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षण का एक्सेस मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इस तरह सा धोरण बनाया जाए, इस दृष्टि से उसका विचार नहीं हो रहा है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात पहले जो कही थी, ये सारी बातें आज भी हम देखते हैं कि जैसे कि वैसी यहाँ पर लागू होती जा रही है। मैं भी नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर मैंने काम किया। हमारे डॉक्टर सुखदेव थोरात सर है, वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे। डॉक्टर मुनगेकर सर,
मुंबई विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर नरेंद्र जाधव पूना विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे। ये कुछ सिंबॉलिक लोग हैं, इनको काम करने का मौका मिला, इनको काम करने का मौका मिला, डिसीजन मेकिंग में इनको मौका मिला। तो आप देखिए, एक काम करने का मौका इनको मिलने के बाद इन्होंने उस संस्था में कितना आमूलाग्र परिवर्तन लाया है और वहाँ पर कितना काम किया है, उनके काम का आप एनालिसिस कीजिए। तो अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो लोग काम करेंगे। इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस देश के नीचे तबके के लोग जो है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, उन्हें उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखते हैं कि इस देश की उच्च शिक्षा बनाने वाली जो भी आयोग है, वो फिर आप देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग है, डॉक्टर मुरलियार आयोग था, डॉक्टर कोठारी आयोग था, उसके बाद डी श्रीगुणा सेन आयोग था, उसके बाद ईश्वर भाई पटेल समिति बनी, उसके बाद जनार्दन रेड्डी समिति बनी, और अभी आज नई एजुकेशन पॉलिसी जो ला रही वो कस्तूरी रंगन समिति बनी। आप मुझे बताओ, ये 7 आयोग इस देश में बने हैं जिन्होंने देश की राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा नीति बनाई है। कौन है इसके चेयरमैन? एक भी दलित या बैकवर्ड क्लास का आदमी इसका चेयरमैन था? आप उसके मेंबर देखिए, कोई मेंबर को भी आपने इक्का दुक्का एकाधे इसमें रखा हुआ। इसका मतलब है कि इस राष्ट्र का शैक्षणिक धोरण तय करने वाले जो आयोग है, उसके अंदर आपने यहाँ पर इन लोगों को नहीं रखा जिन लोगों को उच्च शिक्षा में तुम्हें स्थान देना है। इसलिए बाबा साहब ने जो गवर्नर जनरल को जो 29 अक्टूबर 42 में जो मेमोरेंडम दिया था, जो गहराई से बाबा साहब ने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पे अनुसूचित जाति जमाती का प्रतिनिधित्व लेना चाहिए, ये बात कहती कि उस वक्त सारे शिक्षा पे कंट्रोल करने वाला एक ही बोर्ड था। तो ये बात बाबा साहब के ध्यान में थी कि जब तक एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी में लोग नहीं रहेंगे तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये सारे दलित समाज के इतने शिक्षण तज्ञ हैं कि डॉक्टर थोरात रहे, मुनगेकर रहे, जादव रहे, बहुत सारे गजीबेजी है, डॉक्टर सुधीर मेश्राम, बहुत सारे लोगों के नाम मैं आपको यहाँ गिना सकता हूँ। लेकिन इन सारे लोगों को कौन से शिक्षा धोरण के मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं? और इसलिए मेरा ये उपाय, मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो भी आयोग यहाँ बनते हैं उसे बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पार्टिसिपेट करना होगा, तब कहीं उच्च शिक्षा में एक प्रकार का आमूलाग्र बदल जो है वो वहाँ पर आएगा। दूसरा एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसकी बात बाबा साहब ने कही थी कि विद्यापीठ शिक्षण में जो मारे चजागायत बाबा साहब कहते हैं कि जो प्रमुख पद है उस पद पर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं जो है इसके प्रमुख पद पर आप अनुसूचित जाति जमाती बैकवर्ड क्लास के लोगों को कितना रिप्रेजेंटेशन देते हैं? कौन से प्रमुख संस्थाएं इस देश में जो उच्च शिक्षा पे नियंत्रण करती है? तो AICT है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, NCTR है या ICSSR है। ये सारी नेशनल बॉडी जो है, आप मुझे बताइए, एक अपवाद जो है डॉक्टर सुखदेव थोरात इनका छोड़ने के बाद आप मुझे बताइए, ये सारे नेशनल बॉडी पे देश के आज़ादी के बाद 1947 के बाद या जब से ये संस्थाएं स्थापन हुई तब से 2020 तक आप बताइए कि अनुसूचित जाति जमाती के एक थोरात साहब का अफवाह छोड़ के कौन से आदमी को आप लोगों ने ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में आप लोगों ने उसका अध्यक्ष बनाया है? आपने उसका चेयरमैन बनाया है? नहीं बनाया है। तो मेरा कहना है कि आप जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर इन लोगों को आप पास स्थान नहीं दोगे, तो बाबा साहब जो कहते थे कि धोरण प्रक्रिया में इन लोगों को स्थान मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने जो बात कही या कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने जो कहा, हम उसके खिलाफ में ही हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब और कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहती थी उच्च शिक्षा के संदर्भ में, वो उस व्यवस्था का निर्माण हम हमारे देश में करने में हम लोग असफल हुए हैं। जो भी उच्च शिक्षा के
केंद्र जिन्हें कहते हैं, जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ना यूनिवर्सिटी है। आज पूरे देश में देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज मैं कह रहा हूँ कि ये 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विद्यापीठ में एक भी विद्यापीठ में शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, 230 स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे देश में। ये 230 यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी अगर छोड़ दिए तो कोई भी यूनिवर्सिटी में आज शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं। डीम यूनिवर्सिटी 113 है, उसकी क्या स्थिति है? नेशनल इम्पोर्टेंस जो संस्था है उसकी क्या स्थिति है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी 28 है, इसमें तो एक भी शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर नहीं है। तो ये जो 431 संस्थाएं हैं जो देश में उच्च शिक्षा प्रोवाइड करती है, वहाँ पर अगर आप ये अनुसूचित जाति जमाती, बैकवर्ड क्लास, इन वर्ग के लोग जो है जो इतने पढ़े लिखे हैं और वो पात्र, ऐसा भी नहीं कि भी पात्र नहीं है, कहीं प्रोफेसर है, अलग अलग विषय में एक्सलेंस मिला हुए लोग हैं, साइंटिस्ट है, लेकिन आज ये सारे विद्यापीठों के अंदर वो विद्यापीठ में जब वाइस चांसलर बनाने की बात आती है तो आज उन्होंने वाइस चांसलर बनाया नहीं जाता। और जब ये सारे लोग उस तरह से अगर यूनिवर्सिटी के प्रमुख पद पर विराजमान नहीं होंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, तो कैसे आमूलाग्र परिवर्तन उच्च शिक्षा में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं यहाँ के उच्च शिक्षा को चलाने वाले व्यवस्था के सामने मैं खड़ा करना चाहूँगा। दूसरा सवाल है कि यूनिवर्सिटी के जो तुम्हारे अथॉरिटीज़ है, जो प्राधिकरण है, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ये यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल हो, यूनिवर्सिटी का सीनेट हो, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल हो, ये सारे जो है यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन तैयार करने वाली बॉडी है। तो ये बॉडी के अंदर और ये यूनिवर्सिटी के धोरणात्मक निर्णय लेने वाली बॉडीज़ है। तो इस बॉडी में आप बताइए कितने लोग शेड्यूल ट्राइब किया, दलित समाज किया, मागास वर्ग के लोगों के लोग चुन के आते, इलेक्शन होते, उनका जो रिजर्वेशन रहेगा उनके रिजर्वेशन के लोग चुन के आएंगे, वो प्राधिकारिणी में लोग चुन के नहीं आते। और हम देखते हैं कि वाइस चांसलर जो होता है वो जो है वो विद्यापीठ का प्रमुख होता है। तो विद्यापीठ का जो प्रमुख है, मुझे तो बड़े शर्म बताने में बड़ी शर्म होती है कि आज महाराष्ट्र जो है, जिसे हम कहते हैं कि ये फूले शाहू अम्बेडकर का ये राज्य है, ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में आज महाराष्ट्र में टोटल 20 यूनिवर्सिटीज़ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हेल्थ यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टोटल उसकी तादाद 20 है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये फुले शाहू शिवाजी महात्मा फुले के विचारों पर चलने वाले महाराष्ट्र स्टेट में आज वो 20 विद्यापीठ में एक भी शेड्यूल ट्राइब के वर्ग का आदमी वाइस चांसलर नहीं है। सिर्फ वाइस चांसलर ही नहीं, रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, डायरेक्टर बीसीयूडी नहीं है। तो ये जो सारे जो स्टैट्यूटरी पद है, ये सारे पदों पर महाराष्ट्र राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये स्थिति अगर यहाँ पर आएगी तो हम उच्च शिक्षा में हम इन लोगों को जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने की बात सेक्शन 16(4) में बाबा साहब ने कही है, आप मुझे बताइए किस तरह से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को यहाँ पर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई वो ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, रजिस्ट्रार की है, वाइस चांसलर की है, तो इसलिए कोई आवश्यक नहीं कि रिजर्वेशन के लोग, लेकिन ठीक है ओपन कैटेगरी की पोस्ट है, तो क्या ओपन कैटेगरी के पोस्ट के अंदर रिजर्वेशन के लोगों को नहीं लेना है? ऐसे पाबंद बंदी है क्या? ओपन में कॉम्पीट करने वाले लोग महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन नीतियाँ है, नीयत की ज़रूरत है। तो जब तक नीयत सरकार की अगर साफ नहीं होगी और ये नीयत जो है, जब तक सरकार इस देश के गरीब, दलित, शोषित लोगों को ऊपर लाने की बात अगर नहीं सोचेगी और उनके नीयत में अगर बदलाव नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। और इसलिए आज मैं कहना चाहूँगा कि चेस्टर ने बहुत अच्छा वाक्य कहा था कि लोकशाही यानी अशिक्षित लोगों का राज्य और नौकरशाही यानी गलत एजुकेशन लिए हुए लोगों का राज्य। ये चेस्टर संघ का ये वाक्य जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कहते हैं वो
ये लोकशाही यानी अशिक्षित लोगों का राज्य, अशिक्षित लोगों का शासन। आज पार्लियामेंट में जितने भी खासदार बैठे हुए हैं, आज उसमें से जो है वो 75% लोग जो ग्रेजुएट भी नहीं है, आज जो पार्लियामेंट में देश की पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ये परिस्थिति है। इसलिए चेस्टरसन ने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि शासन व्यवस्था ऐसे लोगों के अशिक्षित लोगों के हाथ में है, और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी है वो पढ़े लिखों के हाथ में है, लेकिन गलत एजुकेशन लिए हुए लोगों के हाथ में। आज जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग लाखों रुपए देकर जो पढ़ के लोग आ रहे हैं, जो लड़के लोग आ रहे हैं, उनकी जो मानसिकता तैयार होती, वो सारे लड़के आज ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं। तो अगर उनकी मानसिकता जो है वो केवल प्राइवेट एजुकेशन से हम लोग पढ़ के आए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हम लोग पढ़ के आए, ये सोच की बनी होगी, तो जहाँ उनकी सोशल कमिटमेंट नहीं होगी, तो वो ब्यूरोक्रेसी से हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे कि भाई इन लोगों ने जो है जो यहाँ के उच्च शिक्षा में ये लोग कुछ परिवर्तन यहाँ पर लाना चाहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ पर रखूँगा कि अभ्यासक्रम जो है विश्वविद्यालय के वो बहुत बड़े, जो नए जनरेशन का मेंदू और उसकी मानसिकता तैयार करने का जो काम है वो तैयार करते हैं सिलेबस, वो तैयार करते हैं तुम्हारे अभ्यासक्रम। और ये जो अभ्यासक्रम जो है वो कौन बनाते हैं? तो हमारी यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज़। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार था, तो नया एक्ट आने का था, तब मेरे सामने हमारे वाइस चांसलर को हमने कहा कि नया एक्ट आने का है, तो बोर्ड ऑफ स्टडी में जो है वो हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे एडॉक बेसिस पे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिप्रेजेंट, क्योंकि इलेक्शन में चुन के नहीं आते, तो मैंने वो सारे लोगों की लिस्ट बाहर निकाली और तकरीबन 40 बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो हमारे थी, वहाँ पर जो लोगों को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बोर्ड ऑफ स्टडी में काम करने की, जो 10-10, 15-15 साल से कई कॉलेजेस में पढ़ाते थे, जो लोग बेचारे सिलेबस बनाने के सारे प्रोसेस में वो लोग वंचित थे, उन लोगों को मैंने इस सारे बोर्ड ऑफ स्टडी में लिया और उनको इतना आनंद हुआ कि हम लोग 15 साल से 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडी जो सिलेबस बनाती है वहाँ पर हमको अभी तक स्थान नहीं मिला। लेकिन आज ये पहली बार हुआ कि ये हिस्टोरिकल घटना हुई है कि यहाँ पर हमको स्थान मिला। तो 4-5 साल तक उन्होंने प्रोसेस में कहा, लेकिन फिर इलेक्शन हुए, फिर नए लोग चुन के आए। और आज हम लोग क्या देखते हैं कि जब मैं डिप्टी रजिस्ट्रार था, जब सिलेबस बनाने की प्रक्रिया में जब मैं उस सेक्शन का इंचार्ज था, तो बोर्ड ऑफ स्टडी के सारे मेंबर बैठते हैं। मैंने देखा कि कुछ अभ्यासक्रम के जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम है, वो 10-10, 15-15 साल से बदले ही नहीं। क्या बदले? तो किताबों के नाम बदले, रेफरेंस बुक बदले। मेरा कहना है कि विश्व में रोज़ डिस्कवरी होती है, नए नए शोध लगते हैं, नया नया संशोधन होता है, नया नया मैकेनिज्म आता है, नई नई थियरी आती है। लेकिन उसके बाद कंप्यूटर क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नए नए वर्जन्स आते, टेक्नोलॉजी में इतना चेंज हो जाता है। लेकिन ये सारा नया जो ज्ञान है, नया नॉलेज है, नया रिसर्च है, नई डिस्कवरी है, ये सारी तुम्हारे अभ्यासक्रम में जब आएगी और जब तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब ये नया ज्ञान उसे मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारे सिलेबस जो है वो 10-10, 15-15 साल अगर आप बदलते ही नहीं हो, तो नया नॉलेज जो है, नया ज्ञान है, जो बच्चे को कैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने वो अभ्यास मंडल के बैठक में कहा था कि प्राध्यापक महोदयो, आप ये बदलो, 15 साल से सिलेबस ही नहीं बदले। तो वो कहने लगे, सर बदलने में तो कोई हरकत नहीं, लेकिन अगर सिलेबस हम लोगों ने बदल देंगे तो सबसे पहले दिक्कत क्या आएंगी? तो क्या आएंगी? तो बोले सबसे पहले दिक्कत ये आएंगी कि पढ़ाई पहले हमको करनी पड़ेगी, और जब हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी तब हम लोगों को पढ़ा पाएंगे। तो क्या अभी ये हमारी उम्र है बोले पढ़ने की, जो हम लोग नया सिलेबस बना के पढ़ेंगे? तो ये सोच है हमारे प्रोफेसर लोगों की कि आज पढ़ने की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उन्हें इतना पे स्केल दिया, लेकिन वो सिलेबस में चेंज इसलिए नहीं करना चाहते कि सिलेबस चेंज होगा तो उनको पढ़ना पड़ेगा, और क्या बोलते ये उम्र है हमारी पढ़ाने की। आप ये बात को ध्यान में रखिए। मैं कई फोरम पे इस बात को कहा हूँ कि ये जो मेडिसिन होता है वो मेडिसिन पे भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, और ये एक्सपायर्ड हुआ मेडिसिन जो है वो किसी पेशेंट को अगर हम लोगों ने दिया तो क्या होगा? वो पेशेंट मर जाएगा, या तो पेशेंट
पेशेंट ज़्यादा बीमार होगा, अगर आपने एक्सपायरी दिया हुआ मेडिसिन आपने अगर दिया, तो एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो एक रोगी के ऊपर, एक पेशेंट के ऊपर उसका परिणाम होता है। लेकिन एक्सपायर्ड हुआ जो है, काल बाह्य हुआ जो एजुकेशन है, अभ्यासक्रम है, अगर वो आप बच्चों को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति नहीं तो आप पूरे जनरेशन को और पूरे पीढ़ी को जो है आप गारत कर रहे, उसका बलि चढ़ा रहे। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। और इसलिए हमने एकेडमिक काउंसिल में प्रस्ताव लाया था, हमारे वाइस चांसलर को कहा था कि ये बात रखो कि हर सिलेबस के अंदर उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी चाहिए। ये सिलेबस इतने साल को आउटडेटेड हो जाएगा, इसके बाद तुमको बदलनी होगी। सारे एकेडमिक काउंसिल ने उसका विरोध किया। ऐसा कैसे होगा, सिलेबस में हम लोग एक्सपायरी डेट कैसे डालेंगे? तो इस तरह से लोग आज नए जनरेशन को नया एजुकेशन नहीं देना चाहते। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बाबा साहब कहते हैं कि ये अभ्यासक्रम बनाने वाली प्रक्रिया जो है नए जनरेशन की मानसिकता तैयार करेगी। कौन करेगी? जब तक अभ्यासक्रम में बाबा साहब को नहीं डालोगे, नए अभ्यासक्रम में बुद्ध को नहीं डालोगे, नए अभ्यासक्रम में शाहू महाराज को नहीं डालोगे, महात्मा फुले को नहीं डालोगे, इनके विचारों को नहीं डालोगे, तो आप बताओ तो अभ्यासक्रम में ये लोग नहीं रहेंगे तो इन्हें पढ़ाओगे कैसे बच्चों को? और जब तक इन्हें बच्चों को आप नहीं पढ़ाओगे तो बाबा साहब का थॉट्स है, फुले का थॉट्स है, शिवाजी महाराज का थॉट्स है, फुले का थॉट्स है, ये लोगों के जनरेशन में जाएंगे कैसा? तो ये जाना चाहिए। ये नए विचार जो है उनके दिमाग में आमूलाग्र परिवर्तन करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में आना चाहिए। ये भाषण करने से, बोलने से नहीं होगा। तो वो यंत्रणा में जब तक आप लोग जाओगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए वो उसमें घुसो। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है वो हमको काबिज करनी पड़ेगी। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। ये उच्च शिक्षा की जो बेसिक बातें जो है वो बात